योगी आदित्यनाथ बताते हुए वहां पर कि किस तरह से पिछले कुछ समय में डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में, और आने वाले दिनों में कैसे उनके प्लान्स हैं कि वो देश इस राज्य को और आगे ले जाएं। टाइम्स का जो समिट है यहाँ पर उस पर चर्चा करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ बात करते हुए। चलिए कल की तैयारी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज हम शो में क्या खास लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले बताते हैं आज के जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं हम जो लाए हैं शो में आपके लिए। आज बाजार हमने देखा कि एक छोटे से दायरे में था, अब यहाँ से अगले ट्रिगर क्या होंगे बाजार के लिए उस पर होगी चर्चा। साथ ही साथ 2022 में अब पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए आपको, किन स्टॉक्स और सेक्टर पर फोकस रखना चाहिए, उस पर करेंगे चर्चा। इसके अलावा कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी हम आज अपने दर्शकों को देंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज के बाजार से, जहाँ हमने देखा कि एक दायरे में ही कारोबार हुआ और हल्की गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। निफ्टी करीब 20 पॉइंट्स और सेंसेक्स करीब 90 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 138 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही, बता रही हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, बाजार में दिन भर दायरे के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद गिरावट के साथ ही बाजार में आज क्लोजिंग दिखी है। निफ्टी की अगर बात करें तो 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग दिखी है। सेंसेक्स में करीब 90 अंक नीचे और निफ्टी बैंक 138 अंक नीचे की क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी ने भी दी है। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें तो मेटल और बैंकिंग शेयरों ने आखिरी समय में दबाव बनाया आखिरी कुछ घंटों में, और इसके अलावा फार्मा और ऑटो शेयरों में भी अच्छी तेजी देखी गई। फार्मा में तो हमने देखा कि लगातार तीसरे दिन था जब हम तेजी देख रहे थे, और ऑटो शेयरों में भी आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा एफएनओ में जो एंट्री वाले शेयर्स थे वहां पर भी अच्छी तेजी दिखी थी। रेन इंडस्ट्रीज में 11% की तेजी हुई, और इसके अलावा बलरामपुर चीनी और एनबीसीसी जैसे शेयर्स भी आज 2 से 3% की बढ़त आज वहां पर भी देखने को मिली है। खबरों की बात करें तो आज कोविड के बढ़ते हुए जो केसेस थे उनको लेकर कंसर्न आज बाजार में मंडरा रहा था, और दिल्ली के बाद हमने देखा कि अब महाराष्ट्र में भी सख्ती की बात की जा रही थी, और उसका असर भी कुछ जो मल्टीप्लेक्स हैं, होटल्स हैं, वहां पर देखा गया है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में टॉप पर था आज आयशर 3% ऊपर, बजाज ऑटो, सन फार्मा और डीवीज लैब, ये ऑटो और फार्मा शेयर थे जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में आज एसबीआई ने काफी ज्यादा दबाव बनाया, उसके बाद कोल इंडिया, आईटीसी और एनटीपीसी, यहां पर भी आज कमजोरी देखी गई है। फार्मा और हेल्थ केयर स्टॉक्स में सुबह से ही अच्छा एक्शन था। अपोलो हॉस्पिटल्स, कैडिला हेल्थ, फोर्टिस हेल्थ केयर और डॉक्टर रेड्डीज, ये स्टॉक आज मजबूत थे। आईटी स्टॉक में भी लगातार जो तेजी है वो बनी हुई है, और आज के सेशन में हमने देखा एपटेक में करीब 9 से 10% की तेजी दिखी। जेंसा टेक, एचसीएल इन्फो में भी आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी तेजी आई, और इंटेलेक्ट डिजाइन भी मजबूती के साथ बंद हुए। मिड कैप गेनर्स में भी आखिरी कुछ मिनटों में हमने देखा वोडा आइडिया में काफी अच्छा गेन दिखा। इसके बाद लॉरस लैब्स, टाटा एलेक्सी और आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती देखी गई। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो आज सुबह से ही कमजोरी थी डालमिया भारत के शेयर में। इसके बाद सेल, ऑयल इंडिया और जिंदाल स्टील, यहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिली। और एचडीएफसी एएमसी के ईडी और सीआईओ प्रशांत जैन ने हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से खास बातचीत में कहा कि लंबी अवधि में बाजार में तेजी बनी रहेगी। उनके मुताबिक भारतीय बाजार के वैल्यूएशन अभी भी वाजिब हैं। 1 year, we have experienced it time and again, is always a challenge to take a view on. But I would still have a positive bias on the markets, and the reasons why I think returns should be positive over the course of this year. I think one, the valuations are reasonable, and some people felt that markets have run much ahead of the economic growth or fundamentals. I think that's not entirely true. Markets are now keeping pace with the fundamentals, and that is reflecting in both the trailing 10-15 year returns, which is around 12-13% around nominal GDP growth. It is reflecting in PE multiples. Markets are trading close to maybe 18 times fiscal 24, and in about 6-9 months from today we will all start looking at that. These are maybe 5-10% higher multiples than long-term averages. But given the improving growth outlook and also the
quite low cost of capital. I think these are reasonable valuations. I think the most important reason for optimism is that the growth outlook of both the economy and of earnings growth has clearly improved. I think while COVID caused a lot of social pain, a lot of pain to low-income households, I think the economy actually has come out a winner through this very difficult time. The shift from Chinese manufacturing has accelerated. The China Plus One strategy is a clear focus. The government is supporting it by way of PLI schemes and various policy initiatives. The profitability across the manufacturing sector in India, paper, sugar, textiles, metals, chemicals, across the board, we have seen an improvement. Corporate leverage in India is between 10 and 15-year lows. So I think the outlook for private capex is also improved. And world over, including India, I think governments are giving high emphasis on infra capex. And I'm sure we know how infra investments in India are accelerating. The flow of PE capital into not just the listed markets, but all in the unlisted markets, the startups, the infra assets, I think it is again has positive implications for the growth of not just the economy, but specifically the infra sector. The corporate banks or the bank's corporate NPA cycle has clearly ended. और गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह से भी हमने आज बात की और जाना कि साल 2022 के लिए उनके टॉप पिक्स क्या है। उन्हें लगता है कि अगले साल दिग्गज शेयरों पर फोकस करने से रिटर्न बेहतर मिलने की संभावना है। अगर हम इसके बारे में 12 महीना पहले बात कर रहे होते तो मैं आपको काफी मिड कैप्स बताता, क्योंकि उसमें बड़ी तेजी थी और अब काफी रिस्क आ चुकी है। तो मैं अब मेरा फोकस लार्ज कैप्स में है। तो अगर आपको 5 से 10 शेयर की पोर्टफोलियो बनानी है अच्छे स्टॉक्स में, तो बैंकिंग में आप आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक में फोकस रखिए। कैपिटल गुड्स में आप एलएनटी में फोकस रखिए। फाइनेंशियल्स में आप एचडीएफसी लिमिटेड विच इज आल्सो अ रियल एस्टेट प्रॉक्सी, उसमें फोकस रखिए। आईटी में विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक में फोकस रखिए। और इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ और मैक्स फाइनेंशियल में फोकस रखिए। रियल एस्टेट में डीएलएफ, ओबरॉय प्रॉपर्टीज और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में फोकस रखिए। तो ये जो 5-6 पॉकेट जो मैंने कहा, आई थिंक ये बाजार के साथ चलेंगे और अगर बाजार स्टेडी रहा तो मेरे हिसाब से ये आउट परफॉर्म करेंगे। और एक ऐसी पॉकेट है जो मुझे लगता है कि अगले 3 से 5 साल में एक रेवोल्यूशन आएगी, जो जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, वो है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। आई थिंक ये बहुत बड़ी थीम है। आई थिंक जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है जो ईवी को सप्लाई करते हैं, मेरे हिसाब से दे कैन पोटेंशियली बी मल्टी बैगर्स। सो ईवी का थीम को राइड करना बहुत जरूरी है एज इन्वेस्टर्स, और इसमें स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट ऑन सच अ प्लेटफॉर्म, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग थीम दैट विल बी इन प्ले। तो गौतम शाह ने अपने कुछ शानदार पिक्स बताई हैं साल 2022 के लिए, और हमारे आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आस्था जैन और विजय रजानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनय, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। हमने देखा एक बहुत ही छोटे दायरे में बाजार ट्रेड करता रहा आज सारा दिन, लेकिन 17,200 को होल्ड कर पाया, उसके ऊपर जाकर बंद हुआ। आपको क्या लगता है, ये एक अहम लेवल है, यहाँ से कुछ सपोर्ट मिलेगा कल जब ट्रेडिंग शुरू होगी बाजार को उससे? गुड इवनिंग सुमित्रो। तो अभी जो हमने रीसेंट स्विंग लो देखा था जो 16,410 था, वहां से करीबन 850 से 900 पॉइंट की बढ़ोतरी हमने देखी है पिछले 8 से 9 सेशन में। और आज का जो हाई था वो क्रूशियल रेजिस्टेंस था। हमारा ये मानना है कि 17,300 से 17,350 एक अहम लेवल है जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। इसके पीछे 2 एविडेंसेस है, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो हम डेली चार्ट्स पे देख रहे हैं, और 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो करीबन 17,340 के लेवल पे है। तो यहाँ पे दोनों एक एविडेंसेस हैं जो कोइंसाइड हो रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरमीडिएट ट्रेंड अभी भी निफ्टी का डाउन है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स उसके मीडियम टर्म चार्ट्स में अभी भी इंटैक्ट है। तो आज का जो क्लोज है इतना कन्विंसिंग क्लोज नहीं है, विद अ थिन वॉल्यूम। हमने लास्ट के आधे घंटे में निफ्टी करीबन 80 पॉइंट्स इतनी गिरावट देगी है, तो ये एक अच्छी साइन नहीं थी। हालांकि अभी भी निफ्टी अपने 5 दिन की एवरेज के ऊपर है, तो अभी भी ट्रेंड टूटा नहीं है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, लेकिन फिर भी एक कॉशियस नोट पे ट्रेड करना चाहिए। अगर आप इस लेवल पे खड़े हो तो मेरे हिसाब से आपको एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन तभी बनानी चाहिए जब आप 17,350 के ऊपर निफ्टी के लेवल्स देखें।
अदरवाइज इफ इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस तो मेरे हिसाब से एक नीचे के लेवल की वेट की करेंगे तो ज्यादा रहेगा। तो मेरे हिसाब से 17,000-17,050 के करीबन सपोर्ट है। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की रणनीति ज्यादा बेटर रहेगी। आज का क्लोज इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा कॉशियस रहिए ट्रेडर्स के लिए। और 17,000 से 17,050 की रेंज में आप निफ्टी आता है तो वहां पे बाय करेंगे तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा। करेक्ट, 17,000 से 17,050 का जो लेवल है वो अहम सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आस्था, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, हमने देखा जो अभी विनय भी बता रहे थे कि आखिरी आधे घंटे में काफ़ी ज़्यादा फॉल बढ़ गया था और उसका असर हमने देखा कि बैंक निफ्टी पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा। जो बड़े बैंक्स हैं वो काफ़ी हिट हुए हैं आज। SBI ले लीजिए, वो शायद डेज लो के आसपास बंद हुआ है। ICICI में काफ़ी हमने दबाव देखा। आपको क्या लगता है कि ये जो बड़ी गिरावट अगर आई यहाँ से तो उसमें बैंक्स लीड करेंगे, तो क्या हमें बैंक से फिलहाल दूर रहना चाहिए? गुड इवनिंग सौमित्र। देखा जाए तो जैसे आज हमने लास्ट की ट्रेडिंग आवर में एक सेल ऑफ देखा है, तो मेरे हिसाब से अभी बैंक्स में यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव होना जरूरी है। और सिलेक्टिव में अगर मैं बात करूँ तो मैं दिग्गज बैंक्स ही अभी यहाँ पे प्रेफर कर रही हूँ गोइंग फॉरवर्ड। और जिस तरह के अब नतीजों का आगाज हो जाएगा जनवरी से, तो नतीजे जिस तरह से आएंगे उन पे भी कड़ी नजर रखनी होगी बैंकिंग क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो। मेरे हिसाब से बैंकिंग क्षेत्र में अभी कॉशियस यहाँ पे एक अप्रोच हमें लेनी चाहिए। ऑल्दो जिस तरह से यहाँ पे रिपोर्ट आई थी RBI की, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर थी, उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा वीकनेस दिखाया तो मेरे हिसाब से ये एकदम एक संकेत है कि अभी थोड़ा सा कॉशियसली बैंक्स को यहाँ पे ट्रेड करें। दिग्गज बैंक में अभी अगर किसी को सिर्फ एक सेफ प्ले करना है तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ICICI बैंक के साथ ही जाना पसंद करूंगी। और नतीजों के बाद एक बार वापस से हम रिव्यू करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स किस तरह के नतीजे यहाँ पेश कर रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है फिर दूसरे बैंक्स पे भी हम यहाँ पे एक बाइंग की रिकमेंडेशन दें। बट हाल फिलहाल में बाइंग ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन ICICI बैंक के साथ रही। ओके, तो अगर आप बैंक स्पेस पसंद करते ही हैं और अगर आपको लगता है कि ये जो गिरावट है यहाँ कोई मौके तलाशने चाहिए तो बाइंग ऑन डिप्स ये है स्ट्रैटेजी और ICICI बैंक है आस्था की पसंद यहाँ पर। विनय, एक स्पेस जिसमें हमने काफ़ी एक्शन देखा था वो थी फार्मा। सन फार्मा आज करीब 3% ऊपर बंद हुआ, जबकि बाजार बिल्कुल फ्लैटिश दिख रहा था हमको। डीवीज लैब हम देख रहे हैं करीब 2% ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज में करीब 2% की तेज़ी है। आपको लगता है कि ये जो तेज़ी फार्मा स्पेस में या फिर छोटे डायग्नोस्टिक स्पेस स्टॉक्स हैं उनमें दिखाई दे रही है, यहाँ से इनका एक अप ट्रेंड शुरू होगा? कोई पिक होगी कल या आने वाले दो तीन ट्रेडिंग सेशंस के लिए इसमें? जी डेफिनेटली, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर ही एक सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है कि जो एक कन्विंसिंग मूव दिखा रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार हम इसमें तेजी देख रहे हैं और 3 दिन में इंडेक्स में ही 4% की हमने तेजी देखी है। तो डेफिनेटली आज का जो आउट परफॉर्मर सेक्टर था वो फार्मा था, और जिस तरह के क्लोजिंग दिए हैं तो फार्मा ही एक सेक्टर लग रहा है जहां पे कन्विंसिंग टेक्निकल सेटअप बन रहे हैं स्टॉक्स में। और अभी भी काफी सारे फार्मा स्टॉक्स हैं जो इतने मूव नहीं दिए। जैसे आप कैडिला हेल्थ केयर की बात करें तो आज उसके चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है और काफी सारे स्टॉक्स अपने कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर एक स्टॉक की बात करते तो मेरे हिसाब से एक ट्रेडिंग आइडिया ने आज के लिए सिलेक्ट किया है वो है डायग्नोस्टिक सेक्टर से, वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अपने 52 वीक हाई के करीबन चल रहा है और रिलेटिवली जितने भी डायग्नोस्टिक्स जो स्टॉक्स हैं जैसे कि लालपेथ लैब और थायरोकेयर, उससे इसका जो सेटअप है वो ज्यादा बेहतरीन है, ज्यादा बेटर है। तो मुझे लग रहा है कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर एक ध्यान में रखना चाहिए स्टॉक, जो ओवरऑल भी आउट परफॉर्म करता आ रहा है। और अभी भी रिसेंटली जो कंसर्न मार्केट में दिख रहे हैं और जिस तरह से ये सेक्टर में बाइंग चल रही है तो उसमें डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा। तो मेरे हिसाब से मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में आप ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। 3,475 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आप रखिए ट्रेडिंग के लिए 3,370 पे, और अपसाइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट एक वीक में 3,650 के टारगेट दिखा सकता है। ओके, तो मेट्रोपोलिस हो सकता है वो एक स्टॉक जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। पूरे फार्मा स्पेस में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा एक्शन, लेकिन यहाँ पर टारगेट 3,650 के आसपास के दिखाई देते हैं। एक खबर भी आपको अपडेट कर दें कि देश में कोविड के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं उन्होंने स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स के साथ बैठक करने का इरादा जताया है। 1-2 दिन में ये बैठक होने वाली है और कुछ प्रतिबंधों को लेकर फैसला हो सकता है। मुंबई में आज जो आंकड़े आए हैं वो 2,500 के ऊपर हैं।
तो ये आंकड़ा लगातार हर हफ्ते बढ़ रहा है। हालांकि जो रिकवरी हो रही है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है, तो जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनकी भी संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। आस्था, यहाँ पर ये एक फैक्टर है, ओमिक्रॉन और उसके आसपास जिस तरह के प्रतिबंध लग रहे हैं उसको लेकर एक चिंता लगातार जताई जा रही है। हमने कई और एक्सपर्ट से भी बात की, मैं आपका भी व्यू जानना चाहूँगा। तो क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले हम लोग ओपनिंग थीम की बात करते थे, तो जहाँ पर हम PVR, आइनॉक्स जैसी कंपनियां हैं उन पर फोकस होता था, या फिर डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनी पर फोकस था। होटल्स फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, इंडियन होटल है या कोई और बड़ा होटल स्टॉक मान लीजिए, फोकस होता था कि शायद इनमें एक अच्छी तेज़ी दिखाई देगी क्योंकि अब इकोनॉमी खुल रही है, अब लोग वापस ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे फिर से प्रतिबंध लग रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज थी वो अब लॉस्ट हो गई हैं? जी, मेरे हिसाब से फॉर द टाइम बीइंग तो अभी दूरी रखने का ही यहाँ पे एक देखा जाए तो माहौल बना हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से लॉस नहीं हुई है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए जब तक कि क्लैरिटी नहीं आ जाती है, अनसर्टेनिटी रहती है, बेटर रहेगा कि हम इन काउंटर्स से अभी थोड़ा-सा दूर रहें। और जो दूसरे काउंटर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, जिसमें कि एक तरह से फार्मा मुझे यहाँ पे पसंद आता है, आईटी तो ऑल टाइम फेवरेट है ही, उसके अलावा रियल एस्टेट है, होम बिल्डिंग थीम्स हैं, तो वहाँ पे अगर यहाँ पे इन्वेस्टर्स अगर अपना रुझान बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सर्टेनिटी है और बढ़िया नंबर्स भी आने की उम्मीद है इन सेक्टर्स में। तो मेरे हिसाब से जो ओपनिंग अप थीम बेस्ड सेक्टर्स थे, होटल्स या एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं, स्पेशली PVR, आइनॉक्स की, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वहां पे एक स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। थोड़ा सा अभी रुक जाए नए निवेश करने के लिए पहले, और किसी को अगर निवेश ही करना है तो ये जो सेक्टर्स मैं बता रही हूँ वो अच्छे लगते हैं। जैसे कि फार्मा मैंने यहाँ पे बोला, डिजिटाइजेशन भी काफी बढ़िया थीम निकल के आ रही है, तो आईटी भी मुझे पसंद आता है, तो वहां पे एक रुझान बनाया जा सकता है। आपके टॉप पिक्स होंगे इन स्पेस में से? टॉपिक्स के तौर पे मैंने टेक्सटाइल्स ही अभी चूज किया है। वर्धमान टेक्सटाइल मुझे पसंद आता है। 2540 के लक्ष्य के लिए वर्धमान टेक्सटाइल्स में मैं यहाँ खरीदारी करने की सलाह दूंगी। वहीं दूसरी तरफ ईवी स्पेस यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है अगले साल के लिए, और उसमें से शॉपफ्लोर इंडिया एक बढ़िया कंपनी है। फंडामेंटली काफी बढ़िया नतीजे इस काउंटर ने पेश किए हैं, तो शॉपफ्लोर इंडिया में, और देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन में भी इनका पूरा रुझान है। मुझे लगता है आगे जाते हुए फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है इस काउंटर में, तो शॉपफ्लोर इंडिया में भी मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी। इनिशियल टारगेट 9180 का रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 9500 तक के भी लेवल्स शॉपफ्लोर इंडिया हमें गोइंग फॉरवर्ड दिखा सकता है। ओके, तो ये हैं वर्धमान टेक्सटाइल और शॉपफ्लोर इंडिया, यहाँ पर पसंद आते हैं आस्था को। विनय, एक और स्पेस जिसमें हमने काफ़ी एक्शन देखा वो था आज ब्रूरीज का। रैडिको खेतान को देख लीजिए, 4-4.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। यूनाइटेड ब्रूरीज में हमने करीब 1.5% की तेज़ी देखी है। अब इसको आप ईयर एंड का माहौल भी मान सकते हैं कि लोग अब न्यू ईयर पार्टी के मोड में शायद जा रहे हैं। लेकिन अगर हम चार्ट्स की बात करें तो आपको लगता है कि कोई अहम ब्रेकआउट्स हुए हैं यहाँ पर? क्या नई पोजीशंस ली जा सकती हैं जो बचे हुए 2 दिन हैं उनके लिए? जी, ये सेक्टर में 3 स्टॉक जो ज़्यादा हॉट फेवरेट हैं, टेक्निकली भी देखने जाएँ तो रैडिको खेतान का एक सेटअप काफ़ी कन्विंसिंग है। हालाँकि इसमें ब्रेकआउट फ्रेश नहीं है, इट इज़ इनटू कंटिन्यूएशन ऑफ एन अप ट्रेंड। इसमें 23 दिसंबर को ब्रेकआउट आया था और हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया था ट्रेडिंग के लिए। हालांकि वो टारगेट्स अचीव हो गए, बट फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे यूबीएल और मैकडोवेल के साथ तो कंपैरेटिवली रेडिको खेतान टेक्निकली बेटर लग रहा है। और मेरे हिसाब से जहां पे ट्रेंड ज्यादा फेवर कर रहा है और मोमेंटम जहां पे वहां पे बने रहना चाहिए, तो अगर ये स्पेस में आपको ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो आई थिंक रेडिको इज अ प्रिफर्ड बेट। तो एक अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। और सपोर्ट करीबन 1150 के करीबन मुझे सपोर्ट दिख रहा है, तो कीपिंग दैट स्टॉप लॉस इन माइंड यू कैन ट्रेड लॉन्ग इन अ स्टॉक लाइक रेडिको खेतान। ओके, तो इस पेज पे अगर फोकस आपका है तो रेडिको खेतान पर नजर रख सकते हैं। वो एक स्टॉक जिसमें हमने देखा कि अच्छी खासी तेजी भी आज थी, और रेडिको खेतान इस पूरे स्पेस में एक बेटर ऑप्शन भी दिखाई देता है यहाँ पर विनय को। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और विनय आज समय निकालकर हमसे चर्चा करने के लिए और अपने आइडियाज़ भी शेयर करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए मेड इन इंडिया।